दोस्तों आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्याम क्लास रिंगस में स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज आपको कराएंगे ट्रांसफॉर्मेशन के महत्वपूर्ण 35 या 40 क्वेश्चन जो सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या सेकेंड ईयर के, दोनों के लिए ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। दोस्तों ज़्यादा नहीं, यहाँ से कम 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपकी एग्ज़ाम नहीं हुई है तो आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। इसके अलावा अगर जिनकी एग्ज़ाम हो चुकी है वह भी वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आगामी टेक्निकल भर्तियों में आप अगर पास होते हो तो फॉर्म फिल करने लायक होते हो, तो आप भी तैयारी में कमी मत छोड़ो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी एग्ज़ाम हो गई तो आप पढ़ना बंद कर दोगे। आप भी अपनी स्टडी रेगुलर रखो, जिससे कि आगे आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपकी ट्रेड थ्योरी है, इसको रेगुलर पढ़ा जाएगा तो ये अच्छा रहेगा, भूलोगे नहीं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसको रेगुलर पढ़ोगे तो हर चीज़ वापस से क्लियर होती रहती है। तो दोस्तों इतना ही कहना है कि वीडियो को वापस से देखना, तो साथ ही ज़्यादा वक्त ख़राब ना करें और स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका क्या रहा, देखो दोस्तों। उच्च आवृत्ति उच्च आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। यानी उच्च आवृत्ति के लिए हम किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे। अब दोस्तों आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यही नहीं ये कंपटीशन भी में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो बताओ दोस्तों, अगर फ्रिक्वेंसी का मान अधिक चाहिए तो उसके लिए कौन सा ट्रांसफार्मर आता है। तो इसमें देखो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है रिंग कोर ट्रांसफार्मर, दूसरा है फेराइट कोर ट्रांसफार्मर, तीसरा है सिलिकॉन स्टील ट्रांसफार्मर, चौथा है कोर ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपको फ्रीक्वेंसी पूछे कि यानी उच्च फ्रीक्वेंसी यानी आवर्ती है, इतना ध्यान रखना। अगर यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रही है तो ये इंग्लिश देख लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हाई फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो फ्रीक्वेंसी में फेराइट कोर ट्रांसफार्मर काम लेते हैं। कौन सा ट्रांसफार्मर, फेराइट कोर। यानी फ्रीक्वेंसी भी एफ से स्टार्ट हो रही है या फै से स्टार्ट हो रही है, फेराइट कोर भी फै से स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा ये मिला रखना। इसके अलावा आपको पूछे कि दूसरा आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तो उसकी बॉडी किसकी थी, तो वो सिलिकॉन स्टील की इसकी कोरेंट ट्रांसफार्मर नाम होता है। अगला क्वेश्चन है रवा उन्मुख कोर ट्रांसफार्मर। ये तो सॉरी दोस्तों ये इसी का रह गया। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज यानी EL और V1। अब EL यानी EMF और V1 यानी वोल्टेज, और माध्यमिक वोल्टेज E2 और V2 यानी सेकेंडरी वोल्टेज पूछ रहा है। यानी E2 यानी EMF सेकेंडरी EMF और V2 यानी वोल्टेज का बीच का क्या संबंध है। तो बताओ दोस्तों इनके दोनों के बीच का जो संबंध होता है वो आप बताओ। तो ऑप्शन आपके सामने दे रखा है कि E1 बराबर V1, E1 बराबर V1 एंड E2 बटा V2 बराबर दे रखा है E1 बराबर V1 और E2 बटा E2 बराबर V2। तो बताओ दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपका E1 और V1 दोनों एक है और E2 बराबर V2 दोनों एक है। तो इसका करेक्ट आंसर ये आ रहा है। बल्कि इनमें क्या है कि आपका E1 अधिक और V2 कम, और ये नीचे वाले ऑप्शन ये आएंगे नहीं कोई सा भी। ठीक है दोस्तों, और इसमें E1 V2 एंड E2 V1 ये भी नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ए, यानी दोनों क्या रहेंगे, समान रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों ट्रांसफॉर्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या है। तो बताओ दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लगभग सभी को आता ही होगा। तो कंजर्वेटर का कार्य क्या है दोस्तों। तो पहला है नमी के प्रवेश को रोकना। तो नमी के प्रवेश को हमेशा सिलिका जेल रोकती है, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा वायु में उपस्थित ऊष्मा को स्थानांतरित करना। तो बताओ दोस्तों वायु में उपस्थित जो ऊष्मा होती है उसको क्या स्थानांतरित, उसको कोई स्थानांतरित, हाँ अगर नमी है तो उसको स्थानांतरण कर शुष्क वायु अंदर की ओर आपकी सिलिका जेल भेजती है। तीसरा ऑप्शन है आंतरिक दबाव छोड़ने की अनुमति देता है। तो आंतरिक दबाव, इसमें किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होता, इसमें कोई दबाव क्या आएगा नहीं। अगला लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर में विस्तार को अनुमति देना। हाँ लोड भिन्नता के कारण, अगर लोड अधिक है तो उसमें तेल गर्म होगा तो उसको प्रसार बढ़ेगा, तो प्रसार को जगह देगा, आपको गंजूर चाहिए। साथ ही अगर तेल ठंडा होता है तो उसको जगह वैसे ही मिल जाती है, यानी उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी। क्या आएगा, डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
क्वेश्चन है आपका, शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि नहीं रहती रहती। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, अगर शॉर्ट सर्किट का नाम आए क्वेश्चन में तो उसमें हमेशा कौन सा टेस्ट ज्ञात करेंगे। तो हमेशा शॉर्ट सर्किट के लिए एक तो होता है आपका कॉपर लॉस, एक होता है आपका आयरन लॉस। तो इसमें दे रखा है आपका पहला कॉपर लॉस, शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा हम कॉपर हानि ज्ञात करते हैं। और आपका जो ओपन सर्किट द्वारा है, तो ओपन सर्किट द्वारा हम लोहा हानि ज्ञात करते हैं, जिसमें आपकी हिस्ट्रेसिटी और भ्रमणधारा दोनों आती है। तो आपका शॉर्ट सर्किट के लिए कौन सा करेक्ट आंसर आएगा, ए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन आपका, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के प्रतिशत विनियमन की गणना करें यदि शून्य भार वोल्टेज 240 और पूर्ण भार वोल्टेज 220 है। तो बताओ दोस्तों, इसमें आपको 240 वोल्टेज है और पूर्ण भार पर वोल्टेज 220 है। तो इसमें आपको उसकी गणना है, तो आपको वोल्टेज रेगुलेशन का सूत्र आता होगा सभी को। तो उसमें क्या होता है, VNL माइनस VFL बटा VNL, इन नो लोड से फुल लोड अवस्था में ट्रांसफार्मर में वोल्टेज का अंतर। तो इसमें आपको दे रखा है VNL यानी शून्य लोड पर यह है और पूर्ण भार पर है। तो नो लोड पूछ रहा है, तो इसमें आ गया 240 माइनस 220 VNL माइनस VFL बटा VNL, ये आ गया 240। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, आपको ऊपर 20 बच गया और नीचे आपका VNL माइनस VFL बटा VNL। तो फिर नीचे आ गया 240 इंटू 100। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक जीरो से ये जीरो कट गई और इसके आधे 12 ये हो गई, ये 5 हो गई। और यहाँ से आप काटना चाहो तो यहाँ पर काट सकते हो, यहाँ पर 6 आ गए, यहाँ पर 10 आ गई। फिर 10 पंजे 50, तो 50 ऊपर बच गई और यहाँ पर नीचे कितने हो गए, कितने बच गए। तो दोस्तों 220, 10 बच गए थे क्या, 10 थोड़ी बहुत ज़्यादा बच गए थे यार। 1 मिनट, तो कोई बात नहीं, दोबारा देख लेते हैं। 1 मिनट 20 ऊपर 240, हाँ 12 बच गए दोस्तों। तो 50 में 12 का भाग देता, 12 में 12, 12 दोनों 24 बची थी, बढ़ चुका 48, नहीं यार 6 बचे थे, 6 इंटू 48, हाँ 6 बचे थे दोस्तों, काटने में 6 बचे थे। तो इसका 6 इंटू 48 तो 8 पॉइंट कुछ आ रहा है दोस्तों। तो बताओ दोस्तों 8 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो इसका बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर लगभग याद 6 नाम 54, हाँ दोस्तों। तो इसका इनमें से आप करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों, एक बार मिलान जरूर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो कुल मिलाकर दोस्तों क्वेश्चन समझो, ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो इसमें टुकड़े टुकड़े करने का कुल मिला के बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर में आपकी जो भंवरधारा हानि होती है, वो भंवरधारा हानि को कम करने के लिए इसमें ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है उसके टुकड़े टुकड़े को लेमिनेशन करके फिर लगाया जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा भंवरधारा हानि को कम करने के लिए, यानी इसमें सिलिकॉन स्टील की जो पत्तियां है वो लेमिनेट करके लगाया जाए, जिससे इसमें बार बार चुंबकित विचुंबकित होने से इसमें या आपका जो हानि है ये नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ट्रांसफार्मर में शीतलन विधि क्या है। तो बताओ दोस्तों ट्रांसफार्मर में शीतलन की विधि कौन सी है। तो बताओ दोस्तों या करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो तेल प्राकृतिक ठंडा, या तेल प्राकृतिक हवा बड़ी ठंडा, या तेल बलित हवा बड़ी ठंडा करना, तेल प्राकृतिक पानी बड़ी ठंडा। तो इसका करेक्ट आंसर लगभग सभी होगा कि तेल प्राकृतिक ठंडा। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है। तो ये तो लगभग सभी को मालूम होगा कि जब ट्रांसफार्मर की लोह शक्ति और ताम्र शक्ति का मान बराबर होता है तभी ट्रांसफार्मर उच्चतम दक्षता पर कार्य करता है। और सभी को मालूम है ट्रांसफार्मर 90 से लेके 98% तक इसकी दक्षता होती है। तो बताओ दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। तो लगभग सभी को मालूम भी चल गया कि जहाँ पर कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस बराबर हो वहाँ पर उच्चतम दक्षता होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ट्रांसफार्मर में बुकोलज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का कार्य क्या है। यानी उसका जो फ्लोट होते हैं उसमें 2 फ्लोट होते हैं, एक तो ए और एक बी। तो इसमें आपको
पूछ रहा फ्लोट शीर्षक यानी जो ऊपर रहता है उसका कार्य क्या है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, अतिभार की स्थितिता में सक्रियता है, यानी जहाँ पर अधिक भार हो तो जहाँ पर लोड का मान बढ़ेगा तो आपकी फ्लोट ए यानी शीर्षक भाग कार्य करेगा। और जैसे ही उसमें क्या होता है, निम्न भार होता है, ठीक है दोस्तों, यानी होता है तो उस टाइम पर आपकी फ्लोट भी कार्य करती है, यानी नीचे वाला कार्य करता है। तो उसका करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। क्वेश्चन वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है। तो बताओ दोस्तों क्यों कर रहा है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, आपके ऑप्शन 4 है, चारों में मिलाओ देखो कौन सा हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए क्या होता है, इसका कारण पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए, यानी उसका प्रतिघात यानी उच्च प्रतिघात यानी कुल अवरोध, और कम हानि यानी उसकी कम हानि। तो इसमें क्या होता है, बोझ को कम करने के लिए, तो ये तो होगा नहीं, तो निरंतर निगम बना, ये भी नहीं होगा। उच्च स्थिर ढाल को रोकने के लिए, या पढ़ने में त्रुटि को कम, तो पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए ये होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ये होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, क्वेश्चन है विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जा सकता है। यानी आपका विभव ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, जिसमें उसके विभव को पढ़ने में जो त्रुटि होती है उसको कम करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों। तो उसको कम करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, ऑप्शन पढ़ो, पटलित कोर का उपयोग करेंगे। तो पटलित कोर को करेंगे तो उससे क्या होगा, बहुधा हानि कम होती है। अगला ऑप्शन है लंबा चुंबकीय पथ प्रदान करेंगे। तो अगर गैप ज़्यादा रहेगा तो उसमें तो ज़्यादा आपका वो चुंबकीय फ्लक्स कम पैदा होगा। और अगला ऑप्शन आपका उच्च प्रवाह घनत्व सामग्री का उपयोग, हाँ उच्च प्रवाह सामग्री, तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स कम बढ़ेगा। तो लास्ट वाला है अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री प्रदान करेंगे। तो अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री, उच्च गुणवत्ता वाली कोर वाली सामग्री प्रयोग करेंगे, तो उसमें क्या हो गया कि आपका जो ये लॉस है ये कम हो जाएगा। कौन सा लॉस दोस्तों, तो आपका कुल मिला के ट्रांसफार्मर में त्रुटि वाला दोष है ये क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। किसके लिए, अगर उसमें हम उच्च गुणवत्ता वाले कोर की सामग्री काम में लेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऑफ लोड टेप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है। तो बताओ दोस्तों, क्वेश्चन है ऑफ लोड टेप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन 4 है। तो बताओ दोस्तों इसमें क्लियर आंसर क्या आएगा। तो इसका क्लियर आंसर आएगा दोस्तों, संपर्क बिंदु पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए ही हमेशा ऑफ लोड टेप बदलने वाले ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। तो करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम क्या है। तो बताओ दोस्तों इस भाग का क्या नाम है। तो लगभग आपको दिखा होगा फ्लोट ए, फ्लोट बी, और किस में आती है, ये बकोलॉज रिले में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, डी। क्या आएगा, डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है। यानी ट्रांसफार्मर को समांतर में दो ट्रांसफार्मर को संयोजित करके चलाने के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है। तो बताओ दोस्तों इसके लिए बिल्कुल आवश्यक कौन सा आएगा, कला अनुक्रमण यानी फेज सीक्वेंस। यानी अगर फेज क्रम रहेंगे तो हम दो ट्रांसफार्मर को समांतर क्रम में संयोजित करके चला सकते हैं। तो करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस प्रकार के निर्माण तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो बताओ दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है। तो वह हमेशा चरणबद्ध कोर व्यवस्था का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे, चरणबद्ध कोर व्यवस्था का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ट्रांसफार्मर का नाम बताइए। तो दोस्तों आपको डायग्राम दिख रहा होगा। तो बताओ दोस्तों ये किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है। लगभग डायग्राम से ही आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। वायु कोर ट्रांसफार्मर, आयरन कोर, रिंग कोर, फेराइट कोर। तो दोस्तों लगभग दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा कि वायु कोर यानी इसमें खोखला सा भाग दिखाई दे, तो इसी कारण इसको बोलते हैं वायु कोर ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। यानी उच्च वोल्टेज को मापने के लिए हम किस ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे। तो उच्च वोल्टेज को मापने के लिए हमेशा विभव ट्रांसफार्मर यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर काम में लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन दोस्तों, पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रेदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है? तो बताओ दोस्तों, कोई पावर ट्रांसफार्मर है जहाँ पर हम ब्रेदर लगाते हैं, तो वो नमी को कैसे नियंत्रित करता है? तो सिलिका जेल का उपयोग करके ही हमेशा ब्रेदर में नमी को नियंत्रित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ए, लगभग सभी को मालूम होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति का आंकलन किया जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया था, एक होती है ताम्र हानि, एक होती है आयरन हानि। तो दोस्तों अब आप ऑप्शन में एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पर आपको आयरन लॉस नहीं दे रखा है, लेकिन आयरन की जगह एक चीज़ देख रहे हो आप, कोर लॉस। तो कोर हमेशा किसकी बनी होती है? लोहे की बनी होती है, तो इसे बोलते हैं आयरन लॉस। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर आएगा कोर लॉस, क्योंकि आपकी स्टेशनरी लॉस और भंवर हानि ये दोनों इसी में आती है। ताम्र हानि आपका शॉर्ट सर्किट दोष में आती है। तो करेक्ट आंसर आप इसका डी आ गया। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर के तेल के क्रैकल टेस्ट से किसका निर्माण होता है? तो बताओ दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर में अगर हम तेल के क्रैकल टेस्ट से किसका निर्धारण किया जाता है दोस्तों? तो इसमें हमेशा नमी का निर्धारण किया जाता है। किसका? नमी का, किस में नमी है या नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाए? यानी अगर आपका पावर ट्रांसफार्मर है तो उसके बनाने के लिए हम कौन सी कोर काम लेंगे? तो वो होती है दोस्तों आपकी कोल्ड रोल्ड ग्रेन ग्रेन ओरिटेड। तो इसका करेक्ट आंसर डी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी बार कंपटीशन एग्जाम में भी ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? बताओ दोस्तों, ट्रांसफार्मर डायग्राम में देख के नाम बता सकते हो आप? तो देखा होगा, तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों? तो यह आपका है कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर। क्या है? कोर, यानी ये प्राइमरी है, सेकेंडरी, दो कोर दिखाई दे रही है, तो यह हो गया आपका कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेट प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों हमेशा पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेट प्रदान करने का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? तो वो होता है दबाव छोड़ना। क्या होता है? दबाव छोड़ना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बिजली ट्रांसफार्मर में बकलोज रिले का क्या कार्य है? तो बताओ दोस्तों, बिजली ट्रांसफार्मर में बकलोज रिले का क्या कार्य है दोस्तों? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों? तो उच्च तापमान से सुरक्षा करना। नो दोस्तों, ये होगा नहीं बकलोज का। तेल में प्रवेश तेल में प्रवेश की नमी को रोकना, ये आपका ब्रीदर का हो गया। टैंक में दबाव को लोडिंग करना, ये भी नहीं होगा। अतिभार और लघुपथ दोनों से सुरक्षा, हाँ दोस्तों, अतिभार और लघुपथ दोनों से सुरक्षा करता है कौन? आपकी बकोलज रिले। तो करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्यों विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पतली तार और बड़ी संख्या में घुमावों के साथ कुंडलित किया जाता है? तो इसका रीजन क्या है दोस्तों? तो इसका रीजन है दोस्तों उच्च प्रेरणा देने के लिए, यानी उच्च, हाँ, हाई इंडक्टेंस देने के लिए। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा? ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 43 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वितरण ट्रांसफार्मर यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेल्टा डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में क्यों जुड़े होते हैं? तो बताओ दोस्तों, इन्हें आपकी प्राथमिक वार्निंग डेल्टा में और सेकेंडरी वार्निंग स्टार में क्यों जुड़ी होती है? किस में? वितरण ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। दोस्तों इसका रीजन क्या है? तो पहला है अतिभार बचने के लिए, नहीं दोस्तों। दूसरा है निरंतर वोल्टेज बनाए रखना, नहीं दोस्तों। तीसरा है ट्रांसफार्मर के नुकसान को कम करने, नहीं दोस्तों। चौथा है 3 क्लास 4 तार प्रणाली को आसान वितरण करना। तो करेक्ट आंसर आएगा डी, इन 3 फेज 4 तार प्रणाली। तो इससे क्या होगा कि आप लास्ट में पावर भी ले सकते हो और वो भी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आदर्श दो वार्निंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है? यानी आपका आदर्श दो वार्निंग वाला ट्रांसफार्मर, तो उसमें किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होगा दोस्तों? तो इसमें होता है दोस्तों अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत। कुल मिला के ये कुल यही बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करें? तो बताओ दोस्तों, एक ट्रांसफार्मर जिसमें तांबे के नुकसान, कुल मिला के ये बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर में अगर हमें
कॉपर हानि ज्ञात करना है तो इसमें कौन सा परिपथ काम में लेंगे या कौन सा सर्किट या कौन सा टेस्ट काम में लेंगे, कुल मिला के यही बोल रहा है। तो हमेशा शॉर्ट सर्किट टेस्ट से ही हम कॉपर हानि ज्ञात करेंगे या लघुपथिक टेस्ट से ज्ञात करेंगे। तो करेक्ट आंसर इसमें सी आएगा दोस्तों। यानी कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा क्वेश्चन के बारे में बोले कि क्वेश्चन दोस्तों सभी इजी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है। तो बताओ दोस्तों, रेडियो रिसीवर में यानी तरंग मापने के लिए ही क्यों किया जाता है। तो बताओ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका आएगा नियत हानि को कम करने के लिए। तो कुल मिला के दोस्तों आपकी नियत हानि को कम करने के लिए हमेशा फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बड़े ट्रांसफॉर्मर में चरणबद्ध को व्यवस्था का क्या फ़ायदा है। यानी उसकी जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियां है उनको लेमिनेट करके रखा जाता है। तो उसका फ़ायदा क्या है दोस्तों। तो उनका फ़ायदा यही होता है कि तांबे के उपयोग से कम करता है, यानी तांबे के उपयोग से वो क्या करता है, दोष कम करता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करते हैं। लगभग सभी को मालूम होगा, सिलिका जेड नामक सामग्री उपयोग में लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है। तो बताओ दोस्तों, ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है। अधिक हानि, वजन में भारी, खराब वोल्टेज, ये तीन तो होंगे नहीं दोस्तों। लास्ट का ऑप्शन देखते हैं क्या है आपका, और द्वितीय वार्निंग को अलग नहीं कर सकता। तो द्वितीय वार्निंग को अलग नहीं, तो करेक्ट आंसर इसका आएगा डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है। तो बताओ दोस्तों, समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों। तो इसमें आता है तेल, प्राकृतिक, हवा, प्राकृतिक। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या होती है। तो बताओ दोस्तों, इसकी संरचना क्या होती है। तो इसमें तो दोस्तों 97% तो स्टील और 3% सिलिकॉन। तो करेक्ट आंसर ए। लास्ट क्वेश्चन है आपका इसमें। तो क्वेश्चन है आपका, बिजली ट्रांसफार्मर में टेप्ड सेटिंग का उद्देश्य क्या है। यानी इसमें जो टेप्ड किया जाता है वो क्यों किया जाता है। तो वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलने के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आएगा बी। तो दोस्तों, आपका अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।